बीएसटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। दिन भर में आप ढेरों खबरें देखते होंगे, कई मानस में पेपस्त हो जाती होंगी, कई सिर्फ मस्तिष्क से टकराकर लौट जाती होंगी, कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ नहीं आ पाते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए लेकर आया है बीएसटीवी दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपकी दिन भर की सारी बड़ी खबरों की जिज्ञासा यूं ही शांत हो जाएगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आएंगे खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें तो खबर तो ये है। खबर तो ये है मैं आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के मोर्चे पर मोहन की। तो देखिए, पहली खबर ये है, जहां मध्य प्रदेश में चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार दूसरे राज्यों के चुनावी दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव देखने को मिल रहे हैं। और जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनाव प्रचार की पूरी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के दौरे पर हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अब दूसरी खबर में हम बात करेंगे हाईटेक होंगी मध्य प्रदेश की गौशालाओं के बारे में। तो बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता की रक्षा के लिए सेवा की अहम पहल की है, जिससे राजधानी की सड़कों पर भटक रही हजारों गौवंशों को अब यहां पर आश्रय मिलता हुआ नजर आएगा। और तीसरी खबर में हम बात कर लेते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। तो बता दें कि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का चौथा सत्र होगा और यहां पर 16 से 20 दिसंबर तक, यानी कि 5 दिन तक ये सत्र चलने वाला है। शीतकालीन सत्र में 3 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। जैसे चौथी खबर में अब हम बात कर लेते हैं किसानों की। यहाँ छत्तीसगढ़ में अब किसान मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब धान खरीदी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। इस बार पिछले साल के मुकाबले 1,35,000 से अधिक नए किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। आज से धान खरीदी की शुरुआत और 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में आज से धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। और अब अगली खबर में हम बात कर लेते हैं जनजातीय गौरव दिवस की। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। इसके लिए हम ज्यादा चर्चा करेंगे आगे की रिपोर्ट में। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हम कि आखिर क्यों एयर कनेक्टिविटी कम होती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, लेकिन एयर कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है। और आज इसी कड़ी में परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं जबलपुर की, जहां जबलपुर में एयर कनेक्टिविटी कम होती हुई नजर आ रही है। और सातवीं और आखिरी खबर में हम बात कर लेते हैं फिर से अफवाह की। तो यहाँ पर एक बार फिर यहाँ बम होने की अफवाह एक प्लेन में आई और अब ये अफवाह जो खबर थी वो मात्र अफवाह निकली है। क्या था पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहली खबर, जैसे कि हमने बताया, बात करेंगे महाराष्ट्र के चुनावी दौरों को लेकर। जो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार महाराष्ट्र में चुनावी दौरों पर हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सारी पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। इसी कड़ी में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महाराष्ट्र के मेलघाट और अचलपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंचे, जहां महाराष्ट्र चुनावी रण में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक तार से यहां पर कई निशाने मारे, जहां उन्होंने वीर सावरकर को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया। साथ ही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे को लेकर भी जमकर लपेटा। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि क्यों विपक्ष का सीने पर सांप लौटते हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में नागपुर के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कमाठी में भाजपा के लिए प्रचार करते हुए एक जनसभा के दौरान ये बयान दिया कि जैसे ही हम वीर सावरकर कहते हैं तो हमारे विरोधी के सीने पर सांप लौट जाते हैं, उनको नींद नहीं आती है। सावरकर जी का वो गौरवशाली पक्ष जिनके कारण से एक बार नहीं, आजादी के समय अंग्रेजों के काल में 2-2 बार जिनको कारावास मिला, वो सावरकर जो देश के लिए किए विरोध करने वालों को बुरा मानने वाले मानते हैं, लेकिन यह देश सावरकर को वीर मानता है। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि वीर सावरकर महान थे और रहेंगे, ये बात कोई कभी नहीं भूल सकता है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। जैसे हम सावरकर कहते हैं, हमारे विरोधियों की छाती पे सांप घूम जाता है, उनको नींद नहीं आती। सावरकर जी का वो अतीत का गौरवशाली पक्ष
जिनके कारण से एक बार नहीं, आजादी के पहले अंग्रेजों के उस काल में दो बार जिनको आजन्म कारावास मिला, वो सावरकर, हम सब गर्व से कहते हैं, हाँ हमारे वो वीर सावरकर है, तुम्हारे मन में जो होगा होगा, लेकिन हिंदुस्तान कभी उसको कभी भूल नहीं सकता। और अगली खबर में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में हाईटेक होती हुई गौशालाओं के बारे में। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ माता की रक्षा और सेवा के लिए एक अहम पहल की शुरुआत की है, जिससे राजधानी में सड़कों पर भटक रही हजारों गौवंशों को अब आश्रय मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही उनकी देखभाल में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं रहेगी। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी गौशाला। गौशाला में होगी 5000 गायों को रखने की क्षमता। पूरी तरह से अत्याधुनिक होगी गौशाला। गायों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा ऑनलाइन। बरखेड़ी अब्दुल्ला में 6 महीने में तैयार होगी गौशाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गौ सेवा और गौ रक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। रोज सड़क हादसों की शिकार होती गायों को बचाने के लिए प्रदेश में गौ वन विभाग जैसे एक्शन प्लान बनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मोहन ने बड़ा कदम उठाया। राजधानी भोपाल में सरकार बड़ी और हाईटेक गौशाला बनाने जा रही है। बरखेड़ी अब्दुल्ला में सबसे बड़ी गौशाला बनाई जाएगी। इस गौशाला में एक साथ 5000 गोवंश रखे जा सकेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद इस अत्याधुनिक गौशाला का भूमि पूजन करेंगे। 25 एकड़ में बनने वाली इस गौशाला को हाईटेक बनाया जाएगा, जिसमें सीसीटीवी कैमरा सहित सभी आवश्यक संसाधन मौजूद रहेंगे, जो सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी हैं। इस गौशाला की कीमत तकरीबन 10 करोड़ रुपए आएगी। पशुओं की देखभाल और मेडिकल जांच रिपोर्ट ऑनलाइन रहेगी उपलब्ध। गोवंशों को कौन, कहां और कब लाया, ऑनलाइन रिकॉर्ड रहेगा। गौशाला में मशीनों से होगी सफाई। गोवंशों का आहार भी मशीनों से किया जाएगा तैयार। गायों की देखभाल के लिए अलग से स्टाफ होगा, डॉक्टर्स की मौजूदगी रहेगी। हर मवेशी की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हाईटेक गौशाला को 6 महीने में बनाकर तैयार किया जाएगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने अधिकारियों के साथ इसका निरीक्षण भी किया। मौके पर जल संसाधन विभाग, बिजली विभाग, नगर निगम के अधिकारी समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। इस दौरान निर्माण एजेंसियों को गौशाला का जल्द से जल्द निर्माण करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि यहां पर जल्द से जल्द हाईटेक गौशाला बनकर तैयार होगी। भोपाल सहित आसपास के निराश्रित गौवंश को इसमें रखा जाएगा। यह गौशाला शुरुआत में 2000 गाय रखने की कैपेसिटी के साथ शुरू की जाएगी। अब्दुल्ला में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि एक बड़ी भोपाल में गौशाला बनाई जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि कहाँ पे पानी हो सकता है, कहाँ पे गाय के लिए शेड हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 5 से 10 हज़ार की कैपेसिटी की एक बड़ी गौशाला का निर्माण यहाँ पे करने की प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग होने के बाद में शीघ्र ही इसी माह माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ये कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहे हैं। निगम के पास गौवंशों के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है, इस वजह से हाईटेक गौशाला को बनाने का काम किया जाएगा। भोपाल में 6 से ज्यादा स्थानों पर गौशालाएं हैं, जिनमें 50 से 100 मवेशियों को रखने की क्षमता है। पूरे शहर से पकड़े गए मवेशियों को किस गौशाला में रखा गया, किस गौशाला में देखभाल हो रही है, इसकी मॉनिटरिंग फिलहाल नहीं होती है। इस वजह से कई बार मवेशी मालिक भी मवेशियों के लिए भटकते रहते हैं। ऐसे में एक ही स्थान पर सभी मवेशियों को रखा जाना, उनका रिकॉर्ड रखना, देखभाल करना, ये तमाम बातें आसान हो जाएंगी। वहीं निगम को भी बड़ी गौशाला मिल जाएगी, जहां पर सारे मवेशियों को रखा जा सकेगा, लाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट BSTV। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा के चौथे सत्र के बारे में। 5 दिन तक ये सत्र चलेगा, जहां 16 से 20 दिसंबर तक होने वाले शीतकालीन सत्र में 3 विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा से निर्वाचित विधायक कमलेश शाह, इसके अलावा हाल ही में हुए विजयपुर और बुधनी सीट पर हुए उपचुनाव में जो भी निर्वाचित होगा उसे भी यहाँ पर शपथ दिलाई जाएगी। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर में होगा शुरू। 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। सत्र में 3 विधायकों को दिलाई जाएगी शपथ। राज्य सरकार के अनुपूरक बजट को मिल सकती है स्वीकृति। सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की कर रही है तैयारी।
सीएम 2-3 विधेयकों को भी करा सकते हैं पास। कांग्रेस भोपाल की सड़कों को लेकर सरकार को घेर सकती है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र दिसंबर महीने में शुरू होने वाला है, जिसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा सत्र में राज्य सरकार के अनुपूरक बजट को स्वीकृति दी जा सकती है। इसके साथ ही सभी विभागों में प्रस्तावों का वित्त विभाग परीक्षण कर रहा है। वहीं 2 से 3 विधेयकों को भी स्वीकृति दी जा सकती है। विधानसभा सचिवालय ने शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। शीतकालीन सत्र को लेकर भाजपा प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कहा कि शीतकालीन सत्र की व्यवस्था विधानसभा सचिवालय द्वारा की जा रही है। विधायकों को प्रश्नोत्तर लगाने की भी व्यवस्था करा दी गई। जो प्रस्ताव पास कराना है उसकी भी सूची बनाई जा रही है। देखिए, शीतकालीन सत्र की व्यवस्था विधानसभा सचिवालय द्वारा की जा रही है। उसके लिए तारीखें और व्यवस्थाओं, साथ ही विधायकों को प्रश्नोत्तर लगाने के लिए भी व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही सरकार के लिए जो नियमित व्यवसाय है और जो प्रस्ताव पास करवाना है उनकी भी सूची बनाई जा रही है। शीतकालीन सत्र के प्रत्येक दिन का उपयोग जनहित में किया जाएगा और जनता से जुड़े हुए प्रश्नों के सार्थक जवाब दिए जाएंगे। सत्र के दौरान अशासकीय विधेयक और संकल्पों के लिए 20 दिसंबर की तारीख तय की गई। अशासकीय विधेयकों की सूचना विधानसभा सचिवालय को 20 नवंबर तक दी जाएगी। अशासकीय संकल्प की सूचना 5 दिसंबर तक दी जा सकेगी। वहीं स्थगित प्रस्ताव एवं ध्यानाकर्षण नियम 267 के अधीन सूचनाएं विधानसभा में 10 दिसंबर से विधानसभा कार्यालय में दी जा सकेंगी। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विचार करेंगे। शीतकालीन सत्र को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि इस बार का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा। कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दे उठाएगी। शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने जा रहा है। शीतकालीन सत्र में किसान की, नौजवान की और मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे सवाल सरकार से पूछे जाएंगे। सरकार ने जो वादे किए थे इस प्रदेश की जनता को, चाहे 2700 रुपये कुंटल गेहूँ हो, 3100 रुपये कुंटल धान हो, मध्य प्रदेश में प्रतिदिन बढ़ते हुए बलात्कारों की संख्या हो, इसको लेकर के घेरा जाएगा। मध्य प्रदेश जो शांति का टापू हुआ करता था, आज अराजकता की ओर जा रहा है, इसको लेकर के सवाल पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का जो आलम है वो आपने देखा है। ना गरीब सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना नौजवानों को नौकरी की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर ये सारे मुद्दे होंगे इस विधानसभा में। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि शीतकालीन सत्र के दौरान मोहन सरकार 3-4 विधेयकों को भी इसी सत्र में पास करवाने की तैयारी में है। विधानसभा सत्र को देखते हुए सरकार के विभिन्न विभागों सहित विधानसभा में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव भी मांगे थे, जिसका परीक्षण भी वित्त विभाग ने शुरू कर दिया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अनुपूरक बजट पेश कर सकते हैं। कांग्रेस ने सदन के साथ ही भोपाल की सड़कों पर भी सरकार को घेरने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की सबसे बड़ी खबर की। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज से यहां पर धान खरीदी की शुरुआत हुई है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत हो चुकी है। इस बार पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो 1,35,000 से अधिक नए किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन कराया है। सरकार ने इस सीजन में 160 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। सभी उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था की गई है। छोटे, सीमांत और बड़े कृषकों द्वारा उपार्जन के लिए धान को निर्धारित समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। इसके लिए 1 सप्ताह पहले से ही आपको बता दें टोकन आवेदन की व्यवस्था भी आरंभ कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उत्सव। 14 नवंबर से प्रदेश में शुरू हुई धान खरीदी। 31 जनवरी तक प्रदेश में होगी धान खरीदी। बिचौलियों पर होगी सरकार की नजर। सीएम साय ने किसानों को दी बधाई। हमारा गर्व, धान खरीदी का पर्व। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी उत्सव की शुरुआत हो गई है। सीएम साय ने किसानों को बधाई दी। 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक प्रदेश में धान खरीदी होगी। 33 जिलों में सरकार ने धान खरीदी की व्यवस्था की है।
इस बार सरकार ने 160 मैट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं प्रदेश में 2058 सहकारी समितियां 2739 धान उपार्जन केंद्रों के जरिए किसानों का धान लिया जाएगा। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाएगी। लघु एवं सीमांत किसानों को 2 टोकन, बड़े किसानों का 3 टोकन काटा जाएगा। किसान समिति और मोबाइल ऐप टोकन तो हर हाथ के माध्यम से आसानी से टोकन प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां किसानों को धान का सर्वाधिक मूल्य मिल रहा है। इस राज्य के किसान के लिए धान की फसल लगाना, काटना और उसे बेचना किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे व्यापक साधन धान ही है। हाँ, चूँकि अभी केंद्र सरकार जो है मोटा धान का 2300 रुपये प्रति कुंटल और पतला धान का 2320 रुपये प्रति कुंटल दे रही है, तो बाकी जो डिफरेंस अमाउंट है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार दे रही है। मतलब डिफरेंस अमाउंट 3100 सरकार देगी, तो केंद्र दे रही है 2320 और 2300, तो जो भी 800 और 780 का जो अंतर है वो गवर्नमेंट राज्य सरकार करेगी। ऑनलाइन में ज़्यादा सुविधा है मैडम, क्योंकि 7 दिन का टोकन दिया है। अगर 7 दिन के बाद किसानों को बुलाते हैं, अगर कोई दूसरा किसान काट दिया तो फिर उसको अगले दिन बुलाना पड़ेगा। तो ऑनलाइन जैसे किसान टोकन काटते हैं उसमें ज़्यादा सुविधा है जी। अभी तक कितने किसान सुबह से आ चुके हैं? अभी मेरे पास कम से कम 8-10 किसान आ चुके हैं, जिसमें से 5 किसान तो धान ही खरीदी करना है और 5-7 किसान टोकन के लिए आ चुके हैं। अच्छा, धान खरीदी के इंतजाम की बात करें तो केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तोल यंत्र से खरीदी होगी। बायोमेट्रिक मशीन, बारदानों की व्यवस्था, सीसीटीवी का इंस्टॉलेशन, किसानों के बैठने का इंतजाम, केंद्र पर पानी जैसे इंतजाम भी किए गए हैं। धान खरीदी के लिए प्रदेश में 4 लाख गौठान बरदाने की खरीदी की स्वीकृति मिली है। छत्तीसगढ़ से सटे राज्यों से अक्सर लाकर बिचौलियों के माध्यम से प्रदेश में धान खपाया जाता है, जिसे रोकने के लिए प्रदेश में खास इंतजाम किए गए हैं। बॉर्डर समेत प्रदेश के हर जिले में जिला प्रशासन ने टीमें गठित की हैं, जो खास निगरानी रखी जा रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार 3100 रुपये में धान खरीदी कर रही है। धान खरीदी को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने धान का एक एक दाना खरीदने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत इस बार 27 लाख से ज्यादा किसानों का धान सरकार खरीदेगी। सीएम ने कहा कि अन्नदाता छत्तीसगढ़ की आत्मा है, उनकी मेहनत का पूरा दाम और सम्मान मिले, इसलिए हमारी सरकार तत्पर है। हमने किसानों से उनकी पूरी उपज को खरीदी में पूरी पारदर्शिता बरतने और तय समय सीमा में भुगतान करने पर विशेष ध्यान दिया। राज्य की अर्थव्यवस्था का सबसे व्यापक साधन धान ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जहां जनजातीय गौरव दिवस पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को धार के प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज मैदान पर होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर इंदौर संभाग दीपक सिंह, IG इंदौर ग्रामीण अनुराग और DIG निमिष अग्रवाल धार पहुंचे, जहां उन्होंने DRP लाइन स्थित हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और CM डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। 15 तारीख को बिरसा मुंडा जयंती दिवस पर माननीय गवर्नर साहब, माननीय CM साहब और उसके यहाँ पे और हेलीपैड की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, यहाँ जितनी सारी चीज़ें हैं उन सभी व्यवस्था को एक बार हम लोगों ने संबंधित अधिकारी से बैठ के मिल के हमने डिस्कस किया। पर्याप्त फोर्स यहाँ लगाया जाएगा और जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको विशेष रूप से हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को आने में कोई परेशानी नहीं हो और जाने में परेशानी आए। पर्याप्त हमें पार्किंग व्यवस्था, हमारे लिए पार्किंग के लिए जो जगह होनी चाहिए वो है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस का जो कार्यक्रम रखा गया है बिरसा मुंडा जी के याद में, उसमें आफ्टरनून का कार्यक्रम धार में होगा, जो कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम इसमें आने के लिए निर्धारित, हम लोगों ने तैयारियां देखी हैं
धार जिले के सभी हमारे जो अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं वो इस कार्यक्रम में आएंगे। तो देखिए, पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। मंडला में भी 2 दिवसीय गौरव दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके भी शामिल हुई। बता दें, इस दौरान उनका एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में जुम्बा डांस भी आयोजित किया गया था, जिसमें मंत्री संपतिया उइके ने प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ पर जुम्बा डांस भी किया। तस्वीरें देखिए। तो कुछ इसी तरीके की तस्वीर छत्तीसगढ़ से भी सामने आई है, जहां जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम आज शुरुआत हो चुकी है और आज से 2 दिन तक यहां पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। 15 नवंबर को भी बिहार से प्रधानमंत्री मोदी यहां पर समारोह का शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों को भी यहां पर याद किया जाएगा, साथ ही सम्मानित भी किया जाएगा। आदिवासियों के हितों के संरक्षण और संवर्धन का ये कार्यक्रम, इसका मुख्य उद्देश्य जहां उनके जो हित हैं संरक्षित करे जाएं, संवर्धन किया जाए। राजधानी रायपुर में यहाँ पर आपको बता दें 400 से अधिक आदिवासी कलाकार जुटेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होगी और आदिवासी कला की छटा यहाँ पर बिखरती हुई नजर आएगी। और अब आगे बात करेंगे कि आखिर क्यों यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी कम होती हुई नजर आ रही है। भारत सरकार और विमान कंपनियों को यहाँ पर अब मोहलत मिली है। एक सख्त रवैया यहाँ पर अपनाया गया है। एयर कनेक्टिविटी मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अब जरूरी निर्देश दिए हैं। एयर कनेक्टिविटी मामले में आपको बता दें 1 महीने में जवाब दाखिल करने को कहा गया है, जहां 11 दिसंबर को हाई कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। जबलपुर से देश के शहरों में एयर कनेक्टिविटी पर जनहित याचिका पर सुनवाई, जहां हाई कोर्ट ने मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जबलपुर को देश से जोड़ने एयर कनेक्टिविटी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर कनेक्टिविटी को सुगम बनाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जबलपुर में नया विमानतल भी बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है एयर कनेक्टिविटी कम होती हुई नजर आ रही है और इस पर अब हाई कोर्ट सख्त है, जहां जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, साथ ही जवाब भी तलब किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबर की, जहां नागपुर से आपको बता दें कोलकाता जा रहे विमान को रायपुर एयरपोर्ट पर यहां इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। कारण था यहां पर एक अफवाह। बता दें कि फ्लाइट में बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। विमान की एयरपोर्ट पर जांच की गई, यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, विमान को तुरंत खाली कराया गया, सभी यात्री सुरक्षित हैं। मामले में पुलिस का बयान भी अब सामने आ चुका है। यात्रियों ने फ्लाइट में बम होने की अफवाह उड़ाई थी, जहां पुलिस ने यात्री निमेश मंडल को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल पुलिस की ओर से तेज कर दी गई है, लेकिन सवाल यही कि आखिर लगातार जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वो इसी तरीके की अफवाह उड़ा रहे हैं और ये लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पे अभी हम खड़े हैं, जहां पर आपको बता दें कि हाल ही में नागपुर से कलकत्ता जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की सूचना मिली थी, जिसके बाद देखा गया कि फ्लाइट में अफरा तफरी मच गई और फिर इमरजेंसी लैंडिंग जो है उस फ्लाइट की राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट पर कराई गई। आपको बता दें, अगर आपको फ्लाइट की जानकारी दे तो फ्लाइट में 187 पैसेंजर्स जो थे वो ऑन बोर्ड थे, साथ ही में 6 क्रू मेंबर्स फ्लाइट में मौजूद थे और फ्लाइट का जो नंबर था 6E812 था। यानी कि देखा जा सकता है नागपुर से कलकत्ता जाने वाली ये जो फ्लाइट थी उसमें 187 जो है मेंबर्स यहाँ पर मौजूद थे और उसके साथ देखा जा सकता है अभी हम एयरपोर्ट में खड़े। एयरपोर्ट में बता दें कि जितने भी पैसेंजर्स थे उन्हें जो है फ्लाइट से बाहर निकाला गया था। फ्लाइट में से निकालने के बाद जो है लगातार यहाँ पर बम निरोधक दस्ता जो है वो जांच करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही में जो पैसेंजर्स थे उनकी भी तलाशी ली जा रही थी, जांच की जा रही थी। फोन कॉल के जरिए जो है आपको बता दें कि ये धमकी दी गई थी और फिर उसके बाद देखा गया कि कहीं ना कहीं जो हालात थे वो काफी गंभीर होते चले गए और लगातार जो है अधिकारियों की टीम पहुंची, जांच जो है लगातार अभी भी चल रही है। और इसी के साथ खबर तो ये है, मैं फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।